गुड आफ्टरनून गर्ल्स। कल मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी की कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी जो कि उसके सिलेबस से रिलेटेड हैं। और पार्ट बी में जो सिलेबस है उसका नाम है मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत, थ्योरी रिलेटेड ह्यूमन नीड्स। इसके बारे में ही आज हम इसके चर्चा करते हैं। आप सभी के पास में नोट्स मैंने भेजे हुए हैं। आप जब मेरा वीडियो सुने उस समय अपने अपने नोट्स अपने साथ लेकर के बैठें और उससे आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था अब्राहम मैस्लो ने 1954 में। इस सिद्धांत को हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम का अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम में वो पूरी करता चला जाता है। जो उसकी सबसे प्राथमिक स्तर की आवश्यकता होगी, सबसे पहली आवश्यकता होगी, उसको वो पहला स्थान देगा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसलिए हम उसको पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मानवतावादी सिद्धांत के नाम से परिभाषित? क्योंकि ये मानव के आवश्यकताओं को देखते हुए और इस सिद्धांत को अपनाया जाता है, यानी कि इन चीज़ों को, इन वस्तुओं की पूर्ति को, इन वस्तुओं की प्राप्ति को अपनाया जाता है। इसलिए हम इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे मानवीय आवश्यकताओं के विकास क्रम की। तो प्रारंभ में मनुष्य आदि मानव के रूप में जंगलों में निवास करता था तथा भोजन की तलाश में धीरे धीरे उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना प्रारंभ किया। इस काल में चूँकि सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, इसलिए मानव की आवश्यकताएं भी सीमित ही थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल जो अपने लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, हम लोगों की आवश्यकताएं कितनी सीमित हो गई हैं। हम सभी देख रहे हैं कि हम लोग घर में हैं, घर में रहते हुए अब हमें क्या करना है, सुबह उठ करके जो अपने दैनिक कार्य हैं वो हम पूर्ण करते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है। उस अपना नहाना धोना, उन्हीं कपड़ों को इस्तेमाल कर लेना, और जो भोजन जितना सीमित मात्रा में हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उसी से हम जो है वो भोजन भी अपना जुटा रहे हैं। ना हमने कहीं जाना होता, ना किसी ने हमारे घर आना होता, ना हमें स्कूटी की आवश्यकता है इस समय, तो हमें पेट्रोल जो है वो उसके लिए भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, ना हमें किसी अपने मित्र या रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ रहा, जिसके कारण हमें अधिक लग्जीरियस जो चीज़ें हम कहेंगे, अच्छे कपड़ों की, अच्छे जूतों की, इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत अभी हम महसूस नहीं कर रहे। तो उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी जब मनुष्य आदि मानव था और सिर्फ कुछ थोड़े बहुत स्थान पर ही वह घूमता फिरता रहता था, तो उसकी जो आवश्यकताएं थी वो भी सीमित ही थी। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि अब हमें सब्ज़ी की आवश्यकता है, तो हमारे घर के आसपास जो भी वेंडर सब्ज़ी बेचने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे जो सब्ज़ी अवेलेबल होती है उसको ले लेते हैं और उसी से अपना काम चला रहे हैं। तो वैसे ही आदि मानव जो था वो भी अपनी ज़रूरतों को अपने आसपास के जो साधन थे वहाँ उपलब्ध उनसे ही पूरा कर लेता था और इसी में वो संतुष्ट भी रहता था। लेकिन समय के साथ साथ स्थितियों ने परिवर्तन लिया, सभ्यताओं का विकास हुआ और मानव जो है वो धीरे धीरे शिक्षित होने लगा और शिक्षा प्राप्त करके वो आगे और अन्य लोगों के संपर्क में आया। उसको शिक्षित होने के बाद में थोड़ा ज्ञान का आभास हुआ, तो इन सब की वजह से जो उसकी आवश्यकताएं थी वो सीमित ना रह करके और असीमित हो गई। तो उसकी आवश्यकताओं ने वृहत रूप धारण कर लिया और मानव की इन आवश्यकताओं को उसने वर्गीकृत कर प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करना भी प्रारंभ कर दिया कि जो सबसे अधिक ज़रूरत वाली आवश्यकता थी उसको उसने पहले स्थान पर रखा। फिर उसके बिना वो रह ही नहीं सकता।
उसको उसने प्राथमिक स्तर पर रख लिया, और जिस आवश्यकता को वो अगर उपलब्ध हो जाएगी तो काम चल जाएगा ऐसा सोचा, उसके लिए उसने उसको दूसरा स्थान दिया। तो इस प्रकार से इन आवश्यकताओं को मैस्लो महोदय ने 5 आधारों में 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है, और वर्गीकृत करते हुए इसे उन्होंने शंकु के रूप में स्थापित कर दिया है। शंकु यानी कि ये जो त्रिभुज भी हम जिसे कह सकते हैं, जो नीचे से बड़ा होता है ऊपर को छोटा होता चला जाता है, और उसको परिभाषित किया है, जो कि शिक्षा जगत में काफ़ी लोकप्रिय है और इसको मतलब मान्यता भी प्राप्त है। तो ये शंकु अभी आप देख सकते हैं, आपके पास जो नोट्स बनाए गए हैं उसमें हमने क्रम वाइज इनको निर्धारित किया है। पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो शंकु है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि पहले स्थान पर प्राथमिक और आधारभूत आवश्यकताओं को लिया गया है, दूसरे स्थान पर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लिया गया है, तीसरे स्थान पर सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं को लिया गया है, 4th नंबर पर एस्टीम नीड्स यानी कि मानव के सम्मान संबंधी आवश्यकताओं को लिया गया है, और 5वें स्थान पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता को रखा गया है। तो इस प्रकार से ये पदों में यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं, इसलिए हम इसको पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं बेसिक नीड्स के बारे में। बेसिक नीड्स जो हैं, आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रहा है, तो इनमें हम उन आवश्यकताओं को लेते हैं जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इनको निम्न कोटि की आवश्यकताएं भी कह सकते हैं, साथ ही इन्हें दैहिक आवश्यकताओं का नाम भी दिया गया है, यानी कि जो हमारे शरीर से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनका नाम हमने इनको दिया है। तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है? भोजन की, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के बलबूते पर हम अपना कार्य कर पाते हैं। इसलिए पहली जो हमारी आवश्यकता है जिसे हम दैहिक आवश्यकता कहेंगे वो भोजन संबंधी आवश्यकता होगी। इसके साथ ही जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं, मौसम बदलता है, वैसे वैसे हमें अपने तन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस होती है, उसके लिए हम कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने परिवार को के साथ में इकट्ठा एक जगह रहना चाहते हैं, अपने आप को सर्दी, गर्मी, बारिश इन सब से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वस्त्र व मकान इन दोनों की भी आवश्यकता महसूस होती है। तो ये भी हमारी दैहिक आवश्यकताओं में या प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत हम इन्हें ले लेते हैं। जब इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यानी कि जब मानव को रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों चीज़ें, तीनों ज़रूरतें उसकी पूरी हो जाती हैं, तब वह द्वितीय स्तर की आवश्यकता की ओर उसका ध्यान जाता है। उससे पहले उस तरफ इसका कोई ध्यान नहीं जाता, तो फिर वह दूसरे स्तर की आवश्यकता के बारे में सोचता है। वो आवश्यकता कौन सी है? सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। अब सुरक्षा किस चीज़ की? कि जब मानव को पेट भर के भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, तब उसका ध्यान जाता है कि अब मुझे अपनी इन ज़रूरतों को निरंतर पूर्ति करते रहने के लिए किसी न किसी काम को करना चाहिए। और जब वो उस काम को करता है तो उसके लिए उसको ये भी रहता है कि अब मैं यहाँ पर परमानेंटली निरंतर काम करता रहूँ, मुझे कोई काम से हटा ना दे। इसी प्रकार से अगर उसके पास में कुछ पैसा, कुछ धन अगर वो जोड़ लेता है तो उस धन को भी वो सोचता है कि मैं लंबे समय तक अपने पास रख सकूं, तो इसलिए वो उसके लिए जैसे बैंक में अपने पैसे को रखने के लिए अकाउंट खुलवाना चाहेगा, उसकी धन की सुरक्षा वो चाहता है। इसी प्रकार से उसने अगर कोई अपना खुद का मकान बना लिया है, खुद कोई अन्य संपत्ति, कोई कार खरीद ली, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो उसको भी वो सुरक्षित रखना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि इन सब की सुरक्षा करने के जो भी साधन हैं, चाहे बीमा करवाना है, चाहे उसको घर के अंदर गैरेज में रखना है या अन्य किसी प्रकार से जब उसको वो सुरक्षित रखना चाहता है, तो इस प्रकार की आवश्यकताओं को हम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का रूप दे सकते हैं। इस प्रकार जो पहली आवश्यकता है यानी कि दैहिक आवश्यकताएं,
या आधारभूत आवश्यकताएं और ये जो सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, इन दोनों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, बाहरी आवश्यकताएं। यानी कि ये इंसान के मतलब व्यक्तित्व से संबंधित आवश्यकताएं नहीं हैं, अपितु ये उसके बाहरी जीवन को पूरा करने के लिए जो उसी की ज़रूरतें हैं उस कैटेगरी की ये आवश्यकताएं हैं। तो इनको दोनों को हम मतलब एक्सटर्नल नीड्स के नाम से भी हम जानते हैं इन दोनों को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो दो आवश्यकता है ना हमारी, इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल नीड्स, यानी कि बाहरी आवश्यकताएं। ये एक्सटर्नल नीड्स के नाम से हम इन्हें जानेंगे। उसके बाद तीसरी आवश्यकता हमारी आ जाती है सोशल नीड्स। ठीक है, सोशल नीड्स यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। ये सोशल नीड्स क्या है कि जब मनुष्य को उचित मात्रा में भोजन की प्राप्ति हो जाती है, रहने को मकान मिल गया, अपनी संपत्ति के प्रति उसने सुरक्षा का दृष्टिकोण भी अपना लिया, उसको सुरक्षा भी उनको सुरक्षित भी कर दिया, तब उसका ध्यान कहाँ जाता है, उसका ध्यान जाएगा अपने परिवार और अपने समाज की ओर जाता है कि जिस समाज में वो रह रहा है और जो उसका परिवार है वहाँ पर उसका क्या स्थान है, वहाँ के लोग उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है। और ये सब जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं मानव की, वो क्यों होती है, क्योंकि मानव, हम सभी को पता है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पलता है, बढ़ता है। उसके जितने भी संस्कार हैं जीवन से संबंधित, वो सभी समाज में ही पूर्ण होते हैं और अंत में वो समाज में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समाज से इतर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए वो समाज में रहकर अपने परिवार से, मित्रों से और उनसे अपने प्रति प्रेम और स्नेह की प्राप्ति की उम्मीद करता है। वह चाहता है कि वो समाज में लोगों के पास में आए जाए, लोगों से मिले, सामाजिक उत्सव में भाग ले, अपने बच्चों से उसको लगाव होता है तथा वह चाहता है कि सभी लोग उससे प्रेम पूर्वक तथा लगावपूर्ण व्यवहार करें, मतलब उसको सब पसंद करें, है ना। तो इसलिए यह उसकी तीसरी आवश्यकता है। तो इसके लिए फिर वो प्रयास करता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, स्वयं दूसरों के लिए उपहार दूसरों को देता है, दूसरों से उपहार प्राप्त करता है, दूसरों के दुख तकलीफ़ या बीमारी की अवस्था में उनके साथ में जाता है, उनके पास रहता है, उनके घर में कोई शुभ कार्य होते हैं तो उसमें वो सम्मिलित होता है। तो इस आवश्यकता को हम क्या कहेंगे, इंटरनल नीड्स के नाम से हम इन्हें जानेंगे, आंतरिक इच्छाओं के नाम से हम इनको जानते हैं। यानी कि ये व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं से संबंध रखती है। क्यों? क्योंकि ये जो भावना है कि सब लोग मुझे प्यार करें, सब लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, सब लोग मुझे पसंद करें, ये चीज़ क्या है, उसके अंतर्मन से ही उत्पन्न होती है। इसलिए हम इसे आंतरिक इच्छा कह सकते हैं। उसके बाद बारी आती है फोर्थ नंबर की आवश्यकता की, एस्टीम नीड्स, जिसे हम कहेंगे सम्मान की आवश्यकता, है ना। सम्मान की आवश्यकता, आप देखिए सम्मान कौन नहीं चाहता। आज अगर हम देखते हैं कि एक 5 साल का अगर बालक है तो उसको भी सम्मान अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को। यहाँ सम्मान जो है वो ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब से बहुत परे वाली बात है। तो मैस्लो द्वारा बताई गई इन आवश्यकताओं में ये चतुर्थ श्रेणी की आवश्यकता है और इसका संबंध भी उच्च कोटि की आवश्यकताओं से। हम इसको किस में कैटेगरी में रखेंगे, उच्च कोटि की आवश्यकताओं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो मतलब हर व्यक्ति मतलब इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई मेरा सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा। जबकि मैंने अभी भी आपसे ये बात कही कि एक बालक जो होता है वो भी अपना सम्मान चाहता है, किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये रहता है कि भी चलो किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मेरे को दुत्कार दिया, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे अपने परिवार से मतलब है, या इस तरीके से बात होती है। इसलिए ये आवश्यकता जो है वो उच्च कोटि की है। जो इसको समझता है वही इस आवश्यकता को पूरा करने की चाहत रखता है। यह भी मनुष्य के अंतर्मन से संबंध रखती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं होता
कि वह सम्मान प्राप्ति की इच्छा रखे। इस आवश्यकता में व्यक्ति यह चाहता है कि समाज में उसे सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो और सभी लोग उसे पहचाने, है ना, समझने की स्थिति प्राप्त हो और सभी लोग उसे पहचाने, उसकी इज्जत करे तथा समाज में उसका एक अस्तित्व और उसका नाम हो। तो अधिकांश व्यक्ति तो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके पास में रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सम्मान की आवश्यकता, जो सम्मान चाहते हैं अपने जीवन में। उसके बाद आती है 5वीं आवश्यकता, जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और आत्मसिद्धि सिद्धांत के नाम से ही आपके क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मैस्लो के आत्मसिद्धि सिद्धांत को समझाइए। तो उस समय हमने क्या करना है, ये सिर्फ आत्मसिद्धि सिद्धांत के बारे में बताना है हमने। और जब अगर ऐसा आता है कि वही मैस्लो की मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित थ्योरी क्या है, तब आप उसमें ये पाँचों की पाँचों इसकी जो है प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो आत्मसिद्धि में मैस्लो ने क्या कहा है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं व उनकी संतुष्टि का यह अंतिम पड़ाव है, ठीक है, तथा इसका स्तर सबसे उच्च होता है, जिसको पाने की कोशिश हर व्यक्ति नहीं करता, ठीक है। सामान्य व्यक्ति तो इसके बारे में सोचते तक भी नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इस स्तर पर आकर मानव अपना आत्मावलोकन करने योग्य हो जाता है। आत्मावलोकन का मतलब क्या है कि वह ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, मैं अपने जीवन में क्या नहीं कर सका, मुझे अपने जीवन में समाज के लिए अब और क्या करने लायक मैं हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो आत्मावलोकन को प्रदर्शित करती है। इस अवस्था में स्वयं को पहचानता है, स्वयं से मिलने की उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, ठीक है, और वह अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करने को तत्पर हो जाता है। यहाँ हम जो है महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, अंबेडकर जी, इन सब का उदाहरण यहाँ पर हम जरूर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने परोपकार के लिए ही अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। यानी कि इनके लिए अपने, हमने देखा है महात्मा गांधी जी को देखा होगा आपने उनके व्यक्तित्व को कि किस प्रकार से उनके तन पर सिर्फ एक लंगोट, एक चश्मा और एक डंडा जो वो साथ में लेके चलती थी, ये 3 चीज़ें ही उन्होंने अपने साथ में सदैव रखी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपनी दैहिक आवश्यकताओं के बारे में, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के बारे में, है ना, सम्मान की आवश्यकता के बारे में इतना विचार नहीं किया। उन्होंने किस बात पे विचार किया? आत्मसिद्धि या आत्म आंकलन के ऊपर उन्होंने मतलब कि विचार किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जो है वो देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं, अनेक वर्गों में वर्गीकृत कर हैं तथा इसकी प्राप्ति का मार्ग शिक्षा ही हो सकता है, जो कि बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास कर उसे इनकी पूर्ति हेतु समर्थ बना सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, इस सब्जेक्ट में ह्यूमन नीड्स के बारे में बात यहाँ पर क्यों की गई हमारे पाठ्यक्रम में, तो वो चर्चा यहाँ पर इसी वजह से की गई है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है शिक्षा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम धन उपार्जन की क्रियाएं कर सकते हैं और जब हम धन उपार्जित करते हैं तो उस धनोपार्जन के आधार पर ही हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भी
कर पाएंगे और हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे मंच पर पहुंच जाते हैं जहां से कि हम ना सिर्फ अपने लिए अपितु अपने समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकने के योग्य बन जाते हैं। तो बच्चे ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट के 5 यूनिट थी, सभी 5 यूनिट्स सेक्शन ए और बी में कंप्लीट है। बट सी और डी जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ उसमें 5th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है सामुदायिक ज्ञान के स्रोत और प्रयोगात्मक ज्ञान के स्रोत, ये 2 टॉपिक आपके रहते हैं। वो मैं इसी तरीके से अपनी वीडियो डाल करके आपको करवा दूँगी। तो चारों सेक्शन के वाले बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं और अगर ए और बी सेक्शन को लगता है कि हमने किया है तो कोई बात नहीं, सी और डी सेक्शन वाले बच्चे उसको ज़रूर से यहाँ से इस लिंक से कॉपी कर लें। ओके, थैंक यू।